तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। तो जो उत्तराखंड को पुरातत्व की दिशा में आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है वो जाता है यशवंत सिंह कठौत जी को, यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट, शिव प्रसाद डबराल और केपी नौटियाल जी को। और जो उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरण हैं जैसे स्कैपर्स, छेनी और कन्नी, इन सब को फ्लैग वर्क के अंतर्गत रखा है इतिहासकारों ने। और हटवाल घोड़ा जो शैल चित्र है वो अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ। द्वाराहाट में मुनियों की ढाई पर्वत पर प्राचीन कालीन शैल चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहते हैं हेनवुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक जो है वो हेनवुड को माना जाता है। इन्होंने 1856 ईस्वी में देवीधुरा को पाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की देवीधुरा में। और हरिद्वार के बहादुराबाद में ताम्र उपकरण व मृतभांड की खोज की गई 1951 में। बाकी आप लोग ये सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो जो मैं बताती आ रही हूँ, या फिर कॉपी में लिख सकते हैं। महरू उडियार है रामगंगा घाटी में। और जो HNVGU के पुरातत्व विभाग को श्रीनगर के थापली और उत्तरकाशी से चित्रित धूसर मृतभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास धनखल गांव में 1998 को MP जोशी व DS नेगी के संरक्षण में उत्खनन कार्य करवाया था। और उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरण को सर्वाधिक प्राचीन लौह उपकरण लौह फलक, जो लौह फलक है वो सबसे पुराना उपकरण है। और इसमें अब हम देखेंगे महाश्म संस्कृति। तो महाश्म संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ द्वाराभाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई। यहाँ लगभग 200 कप मार्क्स बोलते हैं ओखली को। तो 12 समांतर पंक्तियों में खुदे मिले। जो महाश्म संस्कृति की आकृतियों की खोज 1877 में रिबेट कार्नग द्वारा की गई थी। और जो कपमार्क्स का संबंध महाश्म संस्कृति से है जिसका उल्लेख सर्वप्रथम कार्नक्स ने किया था, कार्नक। और जो MP जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महाश्मकालीन कपमास्क को 7 भागों में विभाजित किया। टॉक्स एवं मूल्य जनजाति को महाश्मकालीन बताया जाता था। जो देवीधुआ में कपमास्क की खोज की वो की डॉक्टर MP जोशी जी ने। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे उत्तराखंड के। ये सारा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो पॉज करके अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। अब हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ। मैं सारा ये इसी बुक के अंदर वाला पढ़ाऊँगी, इससे बाहर आपको कुछ और मैं नहीं बता रही हूँ। जो जो इस बुक में लिखा है सिर्फ मैं वही आप लोगों को क्लियर कर रही, क्योंकि जिन लोगों के पास बुक नहीं है उन लोगों के लिए इससे फ़ायदा होगा ऑफ कोर्स, और जिनके पास है या फिर जो वीडियो से जिनको ज़्यादा सुनने से ज़्यादा समझ आता है उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा। और जो अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ। जैसे पहली प्रजाति है कोल। तो जो माना जाता है जो कोल प्रजाति है उस उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति उसे माना जाते हैं। उसके जो लोग थे कोल प्रजाति के कुरूप व भद्दे थे। पुरा साहित्यकारों ग्रंथों में कोलों का वर्णन मुंड या शबर, इनका दूसरा नाम है मुंड और शबर। कुमार कुमारी जो प्रथा थी वो भी कोलों में ही मिलती थी। जो नेपाल के कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती थी। नेपाल में भी कोलीय गणतंत्र रहा है। शिव प्रसाद डबराल कोल या मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किसने मतलब प्राचीनतम जाति माना हिमालय क्षेत्र की, मतलब कौन सी जाति को हमने शिव प्रसाद डबराल जी ने कौन सी जाति को प्राचीन जाति माना हिमालय क्षेत्र की। तो इसका आंसर होगा कोल या मुंड। कभी कोल की जगह मुंड भी आ जाएगा या फिर शबर आ जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम पढ़ेंगे किरात प्रजाति। तो कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है। इन्हें किन्नर या कीर भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया था और इनकी भाषा मुंडा होती है एवं उनका मुख्य खाद्य पदार्थ सत्तू। तो ये किरातों की भाषा क्या होती है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मुंडा किरातों की भाषा। तो किरात प्रजाति भ्रमणकारी, पशुपालक व आखेटक थी। और जो महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपना नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। जो कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। वर्तमान में अस्कोट और डीडीहाट नामक स्थानों में किरातों के वंशज रहते हैं।
इसके बाद आती है तीसरी प्रजाति खस प्रजाति। तो किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है और खसों को 1885 में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। जो महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। और जो राजशेखर के काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का राज्य था। और ये खस के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ से। जो गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया वो खसों ने किया था। मतलब अपने समय में खसों के टाइम पे उनका सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। अब चौथी प्रजाति आती है भूटांतिक या शौका प्रजाति। भूटांतिकों को ही शौका प्रजाति कहते हैं। जो काली नदी घाटियों में रहने वाली भूटिया प्रजाति को शौका कहते हैं। यह एक व्यापारिक प्रजाति थी। तो 1962 ईस्वी तक भूटिया लोग तिब्बत में व्यापार करते थे। 1914 ईस्वी में हुए तिब्बत व अंग्रेजों के बीच समझौते के आधार पर भूटिया जाति को तिब्बत में व्यापार करने की छूट मिली थी। जो भूटांतिकों की अनेक उपजातियां हैं वो हैं गब्याल, गुजराल, मर्तोलिया, टोलिया, पांगती, कुटियाल, दताल आदि। और रणबड़ प्रथा का प्रचलन दारमा व व्यास घाटी में रहने वाले भूतांतिकों में मिलता है। और भूटिया लोग घूरमा देवता की पूजा करते हैं। और जबकि घबला देवता की पूजा संपत्ति व्यापार के रूप में की जाती है। भूटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आ सकता है कि भूटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कुंच। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तराखंड इतिहास के कालखंड। तो उत्तराखंड इतिहास को वैसे 3 कालखंडों में विभक्त किया है, प्रागैतिहासिक काल और आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आते हैं इसके अंदर जो अल्मोड़ा में काला माटी व मल्ला पैनाली नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र मिले। और यशोधर मठपाल ने नैनीताल में खुटानी नाला में पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में स्थित हुडली नामक स्थान में नीले रंग के चित्र या शैलचित्र प्राप्त हुए। इसी में आता है प्रागैतिहासिक काल में लाखों गुफा। तो लाखों गुफा की खोज हुई थी 1968 में। डॉक्टर MP जोशी ने की थी लाखों उडियार की खोज अल्मोड़ा के बाड़ी छीना के निकट दलबैंड या सुयाल नदी के तट पर। तो लाखों गुफा में पशुओं व मानवों के रंगीन शैलचित्र प्राप्त हुए थे, जिन शैलचित्रों में 3 प्रकार के अंकों का प्रयोग किया गया था, रंगों का सॉरी। और जो लाखों गुफा में मिले शैलचित्रों की तुलना में कुछ विद्वान भीमबट्टिका शैलचित्रों से करते हैं। उनकी तुलना लाखों गुफा में मिले शैलचित्र और जो भीमबट्टिका शैलचित्र हैं इनकी तुलना बहुत सारे वैज्ञानिक करते हैं। यहाँ से नागफनी के आकार का एक भव्य शिलाश्रय प्राप्त हुआ था। लाखों उडियार में शैलचित्रों का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य या नृतक मंडली था। अगला आता है ग्वारखा गुफा। तो ग्वारखा गुफा या फिर उडियार गुफा को उडियार भी कहा जाता है गढ़वाली में, को पुरातत्वविदों की नज़रों में लाने का श्रेय जाता है राकेश भट्ट। और जो ग्वारखा गुफा है वो है चमोली के डुंगरी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर। जो ग्वारखा गुफा में मिला हमें मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 चित्र। और जो ग्वारखा गुफा है उसमें वो जो वहाँ चित्र हैं उनमें मेनली पशुओं को हांका देखकर भागना एवं घेरना है। मनुष्यों को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। किमनी गांव भी है चमोली के थराली के पास पिंडर घाटी में। और यहाँ हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार व पशुओं के शैलचित्र प्राप्त हुए। दूसरा आता है मलारी गांव। तो मलारी गांव भी चमोली में है। और जो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 1983 और 2001 में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया था। चमोली से भी आगे चल के है, तिब्बत की जो सीमा होती है उधर है मलारी गांव। मलारी सर्वेक्षण में एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला, जिसकी पहचान हिमालयी पशु वृषभ जुबू जोबा के तौर पर हुई। ये इम्पोर्टेंट लग रहा है, वृषभ जुबू पहली बार सुना है हम लोगों ने नाम। और मलारी से
5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण के साथ नरकंकाल व मिट्टी के बर्तन मिले। यहाँ से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान थे। तो मलारी गांव से काले व धूसर रंग के मृदभान और हत्थे युक्त कुतुब पर बना मोनाल का चित्र मिला, जिसे आगरा भेजा गया। अगला है अल्मोड़ा के सावधान। अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला जनेल गांव में सावधानों की खोज यशोधर मठपाल द्वारा की गई, और जो अल्मोड़ा के सांडा व बसेड़ी गांव थे उनकी खोज भी यशोधर मठपाल जी ने की। सांडा व बसेड़ी गांव में 2 प्रकार के सावधान प्राप्त हुए, सिस्ट और अर्न बैरियल। अगला आता है लोहथाप। लोहथाप भी अल्मोड़ा जिले में है। तो यहाँ से मिले हमें लाल रंग के चित्रित 3 शैलाश्रय, और लोहथाप का अर्थ होता है रक्त चित्र। लोहथाप के शैल चित्र में मानव को शिकार करते और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया। अगला आता है पेटशाल व फड़का नौली। तो फड़का नौली की खोज की 1985 में डॉक्टर यशोधर मठपाल जी ने। पेटशाल की खोज 1990 में यशोधर मठपाल जी ने की। फड़का नौली की भी यशोधर मठपाल जी ने, और पेटशाल की भी यशोधर मठपाल जी ने। और अल्मोड़ा के पेटशाल में कत्थई रंग की मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई। ये दोनों स्थल सुयाल नदी प्रवाह क्षेत्र में स्थित हैं। अल्मोड़ा के फड़का नौली में 3 शैलाश्रयों की खोज हुई। अब आता है फलसीमा। अल्मोड़ा के फलसीमा से योग व नृत्य मुद्रा में मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई। फलसीमा में 2 चट्टानें हैं जिन पर 2 कपमार्क्स बने हुए हैं। कपमार्क्स हमने बताया था ओखली। बनकोट। तो पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई। बनकोट में ताम्र आकृतियों की खोज 1990 में की गई। बनकोट से प्राप्त उपकरण को अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया। ताम्र उपकरणों की खोज राज्य के बनकोट जो है वो है पिथौरागढ़ में, और बहादुराबाद हरिद्वार में है जो, एवं अन्य स्थानों से भी हुई। अब आता है आद्य ऐतिहासिक काल। अभी हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल, और अब हम पढ़ रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ये भी 2nd चैप्टर में है ये सारा। इसके बाद है ऐतिहासिक काल। तो ये वीडियो लंबी हो रही है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी बोलने की। आद्य ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत पौराणिक ग्रंथ हैं। तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। इसमें इस क्षेत्र को देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ऐतिहासिक काल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि उत्तराखंड को ऋग्वेद में क्या बोला जाता है, देवभूमि और मनीषियों की भूमि कौन से वेद में, ऐसे घुमा घुमा के यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो बनते हैं। और स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है। ये 5 हिमालयी खंड देख लेते हैं एक बार। नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर और जालंधर। और स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक का विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड, जबकि नंदा देवी पर्वत से और कालगिरी क्षेत्र तक को मानसखंड कहा गया। केदारखंड होता है गढ़वाल क्षेत्र और मानसखंड होता है कुमाऊं क्षेत्र। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बौद्ध साहित्य की पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवत शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में आर्य लोग 5 जातियों में विभक्त थे: पुरु, त्रिशु, अनु, यदु एवं त्रिवसु, जिसमें से वैदिक काल के उत्तराखंड में त्रिशु जन का शासन था। रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग हुआ था। ये नया इन्होंने बुक में ऐड किया है। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो BS नेगी सिंगल लाइनर की बुक में यहाँ पढ़ा रही हूँ स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से, ये है 3rd एडिशन। इससे पहले 1st और 2nd एडिशन भी आ चुका है। वो बुक भी मेरे पास है। अगर आप लोगों को वहाँ से भी पढ़ना होगा तो आप लोग बता सकते हैं। मैं उसका एक अलग सा प्लेलिस्ट बना के वो भी आप लोगों को पढ़ा दूँगी, एडिशन 2 और पहला। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र। तो गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम बद्रिकाश्रम, तपोभूमि और केदारखंड थे। केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं का लंबाई जो है वो है 50 योजन व चौड़ाई है 30 योजन। केदारखंड व मानसखंड की सीमाओं का विभाजन करता है बधाण क्षेत्र का नंदा देवी पर्वत। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है।
केदारखंड गंगा द्वार से हिमालय व तमसा या टोंस नदी के बौद्धांचल या नंदा देवी पर्वत तक फैला हुआ है। राजा जयपाल ने 52 गढ़ों को जीता था, तब से इस क्षेत्र का नाम गढ़वाल हो गया। और ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में प्राणा गांव के प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी। और टिहरी गढ़वाल के हिमयाण पट्टी में स्थित विरसोन पर्वत व वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड या वशिष्ठ आश्रम है। देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है, जहाँ भगवान राम ने शिव भगवान जी की तपस्या की थी, तब से यहाँ एक राम का मंदिर प्रसिद्ध है। टिहरी गढ़वाल के तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, आप सभी को पता होगा। और जो रामायण कालीन बाणासुर था वो गढ़वाल क्षेत्र में ही, मतलब गढ़वाल क्षेत्र का राजा था वो, और इसकी राजधानी थी ज्योतिषपुर। ज्योतिषपुर मतलब जोशीमठ, इसका पुराना नाम था ज्योतिषपुर। पुराने नाम भी बहुत आते हैं क्वेश्चन मतलब एग्जाम्स में। और जो महाभारत के वन पर्व में केदारखंड को भृंगतुंग कहा गया, ये पहले जो कनिष्क सहायक का पेपर हुआ था उसमें भी आया था ये वाला क्वेश्चन कि भृंगतुंग, केदारनाथ को क्या कहा जाता है वन पर्व में, तो भृंगतुंग कहा गया था। और महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समस्त पापों का विनाशक भी कहा गया है। अब आता है श्रीनगर को महाभारत में सुबाहुपुर या श्रीक्षेत्र कहा जाता था, क्योंकि यहाँ का इस क्षेत्र पे, श्रीनगर क्षेत्र में जो अधिकार था वो था सुबाहु का। आदि पर्व के अनुसार उनका विवाह नागराज कौरव्य की कन्या उलूपी से गंगाद्वार में हुआ था। गंगाद्वार किसे कहते हैं? गंगाद्वार कहते हैं हरिद्वार को, इसका पुराना नाम था गंगाद्वार। आप लोग हर जो ज़िला है उसका, हर जो मेन इम्पोर्टेंट जो शहर हैं उनका पुराना नाम भी आप लोग पढ़ सकते हो। इस बुक में भी है, मैं अलग से डाल दूँगी वो भी अपलोड करके। महाभारत काल में गंगाधार में नागराज कौरव्य का तथा श्रीनगर में सुबाहु व मंदाकिनी में उत्तर के असुर बाणासुर का शासन था। वन पर्व के अनुसार लोमाश ऋषि के साथ पांडव गढ़वाल में ही आए थे। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन विद्यापीठ कर्णाश्रम के बारे में। तो कर्णाश्रम है पौड़ी जिले के कोटद्वार में स्थित है और राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो जो शकुंतला थी वो गुरु विश्वामित्र और अप्सरा जो मेनका थी उनकी पुत्री थी, और जो हस्तिनापुर के शासक थे दुष्यंत, उनका विवाह हुआ था शकुंतला के साथ। और कर्णाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का भी जन्म हुआ था। और कर्णाश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की मालिनी नदी के तट पर। जो कर्णाश्रम का वर्तमान नाम है वो है चौका घाट। और बसंत पंचमी के दिन यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है चौका घाट में। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र। अभी हमने गढ़वाल क्षेत्र कंप्लीट किया, अब हम कुमाऊं क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो कुमाऊं क्षेत्र का जो पुराना नाम था वो है मानसखंड या कूर्मांचल। जो चंपावत में कांतिकेश्वर पर्वत है, इसके कारण यहाँ का नाम कुमाऊं क्षेत्र पड़ा, मानसखंड या कूर्मांचल पड़ा। स्कंद पुराण के मानसखंड का प्रारंभ राजा जन्मेजय तथा सूत पौराणिक के बीच संवाद से हुआ था। ब्रह्म व वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग एवं विद्याधर जातियां निवास करती थी। अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर इस क्षेत्र में यक्षों की पुष्टि करता है। और जो कुमाऊं क्षेत्र में बीनाग, बैरीनाग, कालीनाग, पिंगलीनाग, वासुकी नाग आदि मंदिर हैं, नाग जाति के निवास की पुष्टि करते हैं। नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध है बीनाग और बैरीनाग, आप लोगों ने सुना होगा, ये है पिथौरागढ़ में। और मानसखंड के अनुसार जागेश्वर धाम में भगवान शिव ने तपस्या की और कार्तिकेय का जन्म भी यहीं हुआ था, जागेश्वर धाम। महाभारत के वन पर्व के अनुसार ऋषि धौम्या सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में बताते थे। पुरुषोत्तम सिंह ने बौद्ध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कामादेश शब्द का प्रयोग किया। हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख लेख। तो कालसी, लाखामंडल, सिरौली व माणा शिलालेख मिले उत्तराखंड में। और जौनसार भाबर क्षेत्र लाखामंडल से राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिला। इसके अनुसार यमुना उपल्या व यदुओं का शासन था।
देवप्रयाग व कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले और नैनीताल व बाड़ावाला में ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिले। गोपेश्वर व बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले और गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6वीं शती के गणपति नाग व 12वीं शती के अशोक चल्ल के त्रिशूल के लेख मिले। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में शंख लिपि का प्रयोग हुआ। देवलगढ़ और कोलसारी में मूर्ति पीठिका लेख मिली। कुषाण कालीन मुद्रा मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से प्राप्त हुई और जो कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र और शिलालेख पांडुकेश्वर के 4, कांडरा में 1, बैजनाथ, बागेश्वर और बालिकेश्वर मंदिर चंपावत से प्राप्त हुए। तीसरी सदी का मुद्रा लेख मोरध्वज से प्राप्त हुआ। पल्लिका ये शब्दावली है। तो पल्लिका कहते थे छोटे छोटे गांवों को, भृत्य कहते थे सेवक, कोटपाल कहते थे गढ़ रक्षक। तो गढ़ रक्षक मतलब जो 52 गढ़ थे उनके रक्षकों को कोटपाल कहा जाता था। अक्षपट्टलिक रेखा पर्यवेक्षक, तालुका तहसील, महतम ग्राम शासक, प्रतिहार द्वार रक्षक, बालाध्यक्ष सेनानायक और कुलचारिक तहसीलदार, महादंडनायक, प्रधान सेनापति। अब हम पढ़ेंगे लास्ट कालसी शिलालेख के बारे में। इस चैप्टर में लास्ट है ये, इसके बाद तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो कालसी शिलालेख की खोज मिस्टर फॉरेट ने की थी, बहुत इम्पोर्टेंट, 1860 में की, जिसका निर्माण अशोक ने किया था 257 ईसा पूर्व। कालसी जो है वो देहरादून के यमुना और तोश नदी के संगम में स्थित है। कालसी शिलालेख को स्थानीय भाषा में चित्रशिला कहते हैं। हाथी का चित्र यहाँ मिलता है। कालसी शिलालेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और पाली उस समय जनसाधारण की भाषा थी। अगर आएगा क्वेश्चन कि कालसी शिलालेख कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो वो लिखा गया है प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि। और पाली जो भाषा थी उस समय लोग जो अपने आपस में बात करने के लिए प्रयोग करते थे वो थी पाली भाषा। कालसी लेख में अशोक ने घोषणा की कि मैं राज्य के हर स्थान पर मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था करूंगा और लोगों से हिंसा त्यागने और अहिंसा अपनाने की बात कही थी अशोक ने। कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया। कालसी का प्राचीन नाम सुधनगर और कलकूट था। कुलिंदों की राजधानी भी यहाँ एक बार रही है। विभिन्न ग्रंथों में उत्तराखंड स्थलों के नाम, तो विष्णु पुराण में है उत्तराखंड का नाम अलकनंदा। विष्णु पुराण मतलब अलकनंदा। मत्स्य पुराण में कैलाश अलकापुरी। हर्षचरित में तुलाशैल श्री पर्वत और रघुवंश गौरी गुरु। विनय पत्रिका में मंदाकिनी बद्रिकाश्रम। कुमार संभव से पार्वती विहार। जहांगीरनामा लक्ष्मीचंद श्यामसाहा। पृथ्वीराज रासो में कुमाऊँगढ़। रामायण काल में कुमाऊँ के लिए उत्तर कौशल का प्रयोग किया गया। वायु पुराण में शरयू कौशिकी। तो इन सब ग्रंथों में उत्तराखंड के विभिन्न स्थलों का प्रयोग किया गया है। जैसे पृथ्वीराज रासो 3rd में कुमाऊँगढ़ का प्रयोग किया गया है। अब जो अगला अध्याय है उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है। ये वाला भी वैसे बहुत सारा आता है इसके अंदर, ऐतिहासिक काल में भी बहुत है, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों के पास बुक नहीं है। मेरी ये वीडियो मेनली उन लोगों को जाती है जिनके पास बुक नहीं है, तो वो लोग यहाँ से देख के पूरा ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।